नाम फायजा है, मेरी उम्र 22 साल है और मैं मुल्तान शहर की रहने वाली हूँ। हम दो बहनें हैं, बड़ी बहन का नाम साइमा है और इनकी शादी हो चुकी है और मेरी भी अनकरीब शादी होने वाली है। मेरा एक भाई है जो मुझसे छोटा है और अभी बीए के इम्तिहानात दे रहा है। मेरी मंगनी भी हो चुकी है, मंगेतर का नाम रिजवान है, जो अब अपना बिजनेस चिल्लाते हैं और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो दोस्तों, ये इस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 19 साल थी, यानी आज से 3 साल पहले। तब मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मुल्तान में पढ़ती थी, जो कचहरी चौक के साथ वाक़ है। इस जमाने में मुझ पर नई नई जवानी आई थी और मेरा हसन अपने जोबन पर था। कॉलेज का जमाना था, हम लड़कियां कॉलेज में आपस में प्यार के बारे में बात भी करती थीं। आज से 3 साल पहले मेरी बहन अपने शौहर यानी मेरे बहनोई के साथ मैके रहने के लिए आई थी। मेरे बहनोई एक निहायत शरीफ और अच्छे इंसान हैं, हर किसी से बहुत प्यार मोहब्बत और अखलाक के साथ मिलने वाले, और मेरी बहन इनके साथ बहुत अच्छी इज़दिवाजी जिंदगी बसर कर रही है। साइमा यानी मेरी बहन कभी कभी मेरे साथ प्यार की बातें भी करती थी। मैं अपने बहनोई का नाम ही बताना भूल गई अब दोस्तों को। मेरे बहनोई का नाम इमरान है, जो लाहौर में एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं। हमारा घराना थोड़ा खिले मिजाज का है और मैं अपने बहनोई इमरान के साथ भी खासी फ्री थी और उनसे रिजवान के बारे में भी बात कर लिया करती थी। जब साइमा इमरान के साथ हमारे यहाँ रहने के लिए आई तो उन दिनों रिजवान भी पढ़ाई के लिए मुल्तान आए हुए थे, जो इस वक्त जिक्रिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। इसी बहाने इनको भी घर आकर मुझसे मिलने का मौका मिल गया। साइमा और इमरान की मौजूदगी में रिजवान आते और हम सब मिलकर खूब बातें करते और बाहर सैर करने भी जाते। जब रिजवान यूनिवर्सिटी में होते तो मेरा राब्ता उनसे मोबाइल पर होता था। हम लंबी बातें करते और एक दूसरे को अपनी तस्वीरें बनाकर भी भेजते थे। इस दिन जब साइमा और इमरान दोनों शॉपिंग के लिए शाम के टाइम कैंट चले गए और अम्मा अबू भी घर पर मौजूद नहीं थे, तो मैंने रिजवान को कॉल की और काफी देर तक हमने एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें की। फिर रिजवान ने मुझे कहा कि मैं उन्हें कुछ तस्वीर बनाकर व्हाट्सएप करूं और मैं फौरन राजी हो गई। मैंने अपना फेवरेट नीले रंग का सूट पहना और एक जीन्स जिसमें मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभी मैं तैयार ही हुई थी कि बाहर मुझे कार का हॉर्न सुनाई दिया। ये इमरान यानी मेरे बहनोई की कार थी। मुझे इस वक्त इनके वापस आने की बिल्कुल खुशी नहीं हुई, लेकिन क्या करती, दरवाजा खोला तो पता लगा कि वो अकेले आए हैं। साइमा को कैंट में अपनी कोई पुरानी दोस्त मिल गई थी और वो इसके साथ इसके घर चली गई थी, इसलिए इमरान जल्दी वापस आ गए। अंदर आकर उन्होंने मुझे गौर से देखा और फिर हंस कर बोले, रिजवान के साथ शॉपिंग पर जाने का तो इरादा नहीं किया तुम्हारा? मैं भी हंस दी कि नहीं, ऐसी किस्मत कहा हमारी कि हम घूमने जा सके बाहर। ये कहकर मैं किचन में चली गई कि रात के लिए खाने का कुछ बंदोबस्त करूं, क्योंकि तस्वीरें बनाना तो अब मुश्किल था, और साथ ही मैंने रिजवान को भी मैसेज करके बता दिया कि आज मैं तस्वीरें नहीं भेज सकती। जब मैं किचन में काम में मसरूफ थी तो इमरान किचन में आए और मुझसे पानी मांगा, तो मैंने गिलास में पानी डाल कर दिया और खुद दोबारा चूल्हे की तरफ मुड़ करके खाना बनाने में मसरूफ हो गई। कुछ देर गुजरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इमरान अभी तक किचन में मौजूद हैं। मैंने मुड़कर देखा तो वो मेरे पीछे ही खड़े थे और इनकी नजरें मेरी तरफ थी, और ये देखकर मुझे खुशी भी हुई और बुरा भी लगा। खुशी इसलिए कि मुझे अपनी खूबसूरती पर फख्र होने लगा, जिसने मेरे बहनोई को भी थोड़ा बहका दिया था, और बुरा इसलिए कि अमूमन मैं घर में जीन्स और टी शर्ट नहीं पहनती थी। मैंने इमरान को मुखातिब करके पूछा कि इमरान क्या हुआ, कुछ और चाहिए क्या आपको? वो एकदम चौंके और मेरी तरफ देखकर बोले, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही कमरे में अकेला बैठे बोर हो रहा था, तो सोचा कुछ देर अपनी साली से गुपशप ही लगा ली जाए। मैं भी मुस्कुरा दी और कहा, जी जरूर। हम दोनों ने बातें शुरू कर दी उधर उधर की। कुछ देर बाद इमरान ने मेरी तारीफ करते हुए कहा कि तुम तो इस कपड़ों में क़यामत लग रही हो। मेरा चेहरा खुशी और शर्म से सुर्ख हो गया और मुझे अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था। फिर इमरान बोले कि रिजवान तो बड़ा खुशकिस्मत है जिसको तुम जैसी लड़की मिली है। इनके मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई, मगर हालात को नॉर्मल रखने के लिए मैंने कहा कि मेरी बहन भी कुछ कम खूबसूरत तो नहीं। जिस पर वो मुस्कुरा दिए कि हाँ, तुम दोनों बहनें बहुत खूबसूरत हो, मगर साइमा अब कुछ मोटी हो चुकी है और वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही, जबकि तुम अभी जवान हो और बहुत खूबसूरत भी। फिर मैं बोली कि मुझे इस कपड़ों में उलझन हो रही है, मैं शलवार कमीज पहनकर आती हूँ। मगर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इस कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही हो, कुछ देर ठहरो, बस मैं उन कपड़ों में तुम्हारी कुछ तस्वीरें बना लूं, फिर चेंज कर लेना। ये कहकर वो मुझे मेरे कमरे में ले गए और अपना मोबाइल निकाल कर मेरी एक तस्वीर बनाई। तो मैंने मना किया और कहा, ये अब क्या कर रहे हैं,
تو عمران بولے کہ کچھ نہیں، تم نے کون سا بعد میں ایسا ڈریس پہننا ہے، تو ابھی تمہاری خوبصورتی کو محفوظ کر لوں تاکہ بار بار دیکھ سکوں۔ اس کے بعد عمران نے میری 3-4 تصویریں بنائی اور میں منہ دھونے واش روم میں چلی گئی۔ اتنے میں عمران کو سائمہ کا فون آیا کہ مجھے لینے آ جاؤ۔ عمران سائمہ کو لینے چلے گئے، جبکہ میں نے بھی کپڑے چینج کیے اور کھانا بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ گھر واپس آ چکے تھے، سب نے مل کر رات کا کھانا کھایا اور اماں ابو اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے اور ہم تینوں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ جب بھی سائمہ اور عمران ہمارے ہاں رہتے تھے، ہم تینوں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، کیونکہ فیاض یعنی کہ میرا بھائی اپنے کمرے میں کسی کو گھسنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ سائمہ اور عمران بیڈ پر لیٹ گئے، جبکہ میں بیڈ سے نیچے چارپائی بچھا کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ کمرے میں اے سی چل رہا تھا اور اچھی سردی تھی۔ میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے عمران اور سائمہ کی ہلکی سی آواز آئی۔ میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک دوسرے سے پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں کچھ دیر تک ان کی باتیں سنتی رہی، پھر میں نے بھی انہیں یہ محسوس کروایا کہ میں نیند سے اٹھنے لگی ہوں۔ مجھے ہلتا دیکھ کر سائمہ فوراً ہی چپ ہو گئی اور چادر اور بھی اپنے اوپر کھینچ لیا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی اور آنکھیں مسلنے لگی جیسے میں ابھی ابھی نیند سے بیدار ہوئی ہوں۔ پھر میں نے ان دونوں کی طرف مسکرا کر دیکھا اور چارپائی سے نیچے اتر آئی اور سائمہ کو کہا مجھے بھوک لگی ہے، میں کچن میں جا رہی ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ مگر اس نے جھجکتے ہوئے انکار کیا اور کہا تم چلی جاؤ اور ہم دونوں کے لیے بھی دودھ لے آؤ۔ عمران نے کہا کہ میرا دودھ کا گلاس گرم کر کے لے آنا، جبکہ سائمہ نے نیم گرم دودھ کا کہا اور میں کچن میں چلی گئی۔ عمران کا دودھ کا گلاس اور سائمہ کا نیم گرم دودھ کا گلاس ٹرے میں رکھنے کے بعد ایک گلاس میں نے بھی اپنے لیے رکھا اور کمرے کی طرف چل دی۔ جب میں دودھ لے کر کمرے میں آ گئی تو میں نے پہلے دودھ کا گلاس سائمہ کو پکڑایا، پھر عمران کو اور پھر اپنی چارپائی پر بیٹھ کر خود بھی دودھ پینے لگی۔ سب نے اپنا اپنا گلاس ختم کیا اور اپنے اپنے بستر میں جا کر سو گئے۔ صبح 10 بجے اٹھ کر میں نے سب کے لیے ناشتہ بنایا اور سائمہ نے میری مدد کی ناشتہ بنانے میں، پھر ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور دوپہر کے وقت سائمہ اور عمران لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگلے دن رضوان ہمارے گھر آیا اور رات تک ہمارے گھر ہی رکا۔ رات کے کھانے پر بھی وہ چوری چوری مجھے دیکھ رہا تھا اور جیسے ہی موقع ملتا مجھے ایک آنکھ مار دیتا۔ بالآخر رات کے کھانے کے بعد رضوان واپس اپنے ہاسٹل چلا گیا۔ اس کے بعد موبائل پر ہماری میسیجنگ اور موبائل پر بات کرتے ہوئے بھی وہ بار بار مجھے آئی لو یو کہتا اور بولتا کب چلو گی میرے ساتھ۔ اندر ہی اندر تو میں بھی مری جا رہی تھی کہ رضوان آئے اور مجھے لے کر جائے اور پیار کرے، لیکن میں کھل کر اس کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ پھر کچھ دن بعد رضوان دوبارہ سے ہمارے گھر آیا تو وہ بار بار مجھے چھت پر آنے کا اشارہ کر رہا تھا، کیونکہ نیچے اماں موجود تھی اور ان کے ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ لیکن میرے لیے رضوان کے ساتھ اوپر چھت پر جانا ممکن نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ جب میں کچن میں رضوان کے لیے چائے بنانے گئی تو کچھ ہی دیر بعد اماں نے رضوان کو کہا کہ فائزہ سے جا کر کہو فریج میں سے نکٹس نکال کر وہ بھی چائے کے ساتھ لے آئے۔ رضوان میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اماں کا پیغام دیا اور کچن سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد چائے تیار تھی جو لے کر میں کمرے میں گئی۔ اماں اور رضوان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے، میں نے درمیان میں چائے اور نکٹس رکھے اور رضوان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ اتنی بے تکلفی ہم میں تھی کہ اماں ابو کے سامنے ہم اکٹھے بیٹھ جاتے تھے، مگر اکیلے کمرے میں جانا، چھت پر اکیلے جانا ممکن نہیں تھا۔ اماں میں اور رضوان چائے پیتے گئے اور ساتھ میں باتیں بھی کرتے رہے۔ اب رضوان اور اماں دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور بیچ بیچ میں رضوان کوئی نہ کوئی بات میرے بارے میں بھی کر دیتا، کبھی میرے بچپن کا کوئی قصہ سنا دیتا، میری شرارتوں کا۔ مجھے یہ باتیں سن کر اچھا لگ رہا تھا اور رضوان پر پیار بھی آ رہا تھا۔ رضوان نے مزید کچھ میرے بچپن کی شرارتوں کا ذکر کیا۔ کچھ دیر مزید باتیں کرنے کے بعد رضوان نے مجھ سے میرا موبائل مانگا اور اپنے لیپ ٹاپ سے لگا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب ابو کے آنے کا بھی ٹائم ہو گیا تھا اور رات کے 8 بجے ابو گھر آئے تو رضوان ان سے ملا اور 15 منٹ رکنے کے بعد میرا موبائل مجھے دیا اور واپس ہاسٹل چلا گیا۔ موبائل دیتے ہوئے اس نے مجھے کہا اس میں ایک مووی رکھی ہے، وہ دیکھنا۔ میں نے موبائل پکڑ کر خاموشی سے ایک سائڈ پر رکھ دیا اور جب رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئی تو میں مووی دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ رضوان کی کال بھی آ گئی اور اس نے فوراً ہی مووی کے بارے میں پوچھا کہ دیکھ لی، تو میں نے بتایا کہ ہاں دیکھ لی، اچھی تھی۔ اور اب رات کافی ہو گئی تھی، ہم نے کچھ دیر مزید پیار بھری باتیں کیں اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ ایک دن رضوان گھر آیا اور اس نے بتایا کہ اس کی یونیورسٹی میں فنکشن ہے اور وہاں پاکستانی سنگر شیرہ اپل اور فاخر آ رہے ہیں۔
जैसे ही इसने ये बताया मैं फौरन बोली कि मुझे भी फंक्शन में जाना है। अबू भी साथ बैठे थे, उन्होंने एकदम से मेरी तरफ देखा तो मैंने अबू से मिन्नत की कि प्लीज मुझे जाने दे। अबू भी जानते थे कि मुझे शीरा उपल के गाने बहुत पसंद थे और फाखिर भी मेरा फेवरेट सिंगर था। और वैसे भी अबू बहुत तंग नजर इंसान नहीं थे, मगर उन्होंने पहले मुझे रिजवान के साथ ऐसे कहीं बाहर नहीं भेजा था। मगर मेरे इसरार पर और रिजवान के कहने पर अबू राजी हो गए मुझे भेजने पर। ये फंक्शन शाम 6 बजे शुरू होना था और रात गए 2 बजे तक चलना था। मगर अबू ने रिजवान से वदा लिया कि 11 बजे तक तुम फायजा को लेकर वापस घर पहुंचोगे, तो रिजवान ने हामी भर ली और इस तरह मेरे जाने का प्रोग्राम बन गया। इस वक्त मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं रिजवान के साथ प्यार करूंगी, मुझे तो बस फंक्शन अटेंड करना था। 2 दिन बाद फंक्शन था और रिजवान मुझे लेने घर आ गया और बताया कि ऐसे फंक्शन उमूमन लेट हो जाते हैं, तो हम 7 बजे तक पहुंचेंगे यूनिवर्सिटी, और रिजवान ने मुझे तैयार होने को कहा। मैं पेंट शर्ट पहनने लगी तो रिजवान ने मुझे साड़ी लगाने को कहा जो मैंने अपनी बहन साइमा की शादी पर लगाई थी। ये ब्लैक कलर की साड़ी थी। मैंने रिजवान की फरमाइश पर वही साड़ी लगाई और मेकअप किया। रिजवान बार बार मुझे देख रहा था और तरीफी नजरों से मुझे बता रहा था कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। रिजवान मोटरसाइकिल पर आया था और हमारा प्रोग्राम मोटरसाइकिल पर ही जाने का था, मगर अबू ने गाड़ी की चाबी देते हुए कहा कि तुम दोनों गाड़ी ले जाओ, मोटरसाइकिल पर जाना मुनासिब नहीं। रिजवान भी मान गया और हम दोनों गाड़ी में बैठे और ठीक 7 बजकर 25 मिनट पर हम यूनिवर्सिटी में थे। यूनिवर्सिटी गए तो मैंने देखा वहाँ बहुत बड़ी तादाद आई हुई थी, लड़के और लड़कियों की। लड़के लड़कियां एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे और कुछ लड़कियों ने शलवार कमीज पहन रखी थी। कुछ लड़कियां जीन्स में थीं तो कुछ लड़कियां मेरी तरह साड़ी में भी थी, लेकिन जो लड़कियां साड़ी में थी वो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न थी। रिजवान भी बड़े फखर से मेरा हाथ पकड़े घूम रहा था। इसी दौरान रिजवान ने मुझे अपने दोस्तों से भी मिलवाया और मेरा तारुफ करवाया। अब रिजवान और मैं एक साइड पर कुर्सियों पर बैठ गए थे और हमारे साथ रिजवान के 3 करीबी दोस्त और 2 इसकी क्लास की लड़कियां भी थी और हम सब खुशगप्पियों में मसरूफ थे। अब रात के 8 बजकर 30 मिनट हो चुके थे तो फाखिर स्टेज पर आया और गाना गाने लगा, जिसको हम सब ने बहुत मजे से सुना और खूब हाल गाल किया। गाने के बीच में कुछ लड़कों ने हूटिंग भी की और लड़कियां भी किसी तौर पर कम नहीं थी हूटिंग करने में, और कुछ लड़कियां लव यू फाखिर की आवाजें भी लगा रही थी। फाखिर ने 4 गाने गाए और चला गया। फिर कोई लोकल सिंगर आ गया जिसका ताल्लुक मुल्तान से ही था, और साथ में ये भी पता लगा कि शिराज उपल ने नहीं आना, इसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। कुछ देर मजीद इसी तरह मैं रिजवान के साथ फिरती रही और 9 बजकर 30 मिनट हुए थे कि मुझे अपने ऊपर पानी के कतरे गिरते महसूस हुए। ये बारिश के कतरे थे और देखते ही देखते बारिश तेज होने लगी। रिजवान फौरन मुझे लेकर पार्किंग की तरफ बढ़ा और हम दोनों गाड़ी में जाकर बैठ गए और वापस घर की तरफ चल दिए। और जब घर पहुंचे तो घर वाले बेचैनी से हमारा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो बारिश की वजह से परेशान थे। मगर जब हम खैर खैरियत से टाइम पर पहुंच गए तो घर वाले खुश हो गए। रिजवान को अबू ने रोक लिया कि बारिश रुक जाए तो फिर जाना वापस, मगर बारिश ना रुकी, इसलिए रिजवान हमारी तरफ ही रुक गया। रात को हम सब ने मिलकर चाय पी और पकौड़े बनाकर भी खाए, और रात काफी देर जागने के बाद सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। रिजवान को मेरे छोटे भाई हमजा के साथ सिलाया गया और मैं अपने कमरे में सो गई। सुबह उठे तो अबू काम पर जा चुके थे और हमजा भी कॉलेज जा चुका था, और घर में रिजवान, अम्मा और मैं मौजूद थे। हम तीनों ने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के कुछ देर बाद तक हम बातें करते रहे कि इतने में हमसायों से एक बच्ची आई अम्मा को बुलाने। इनके घर पर कोई मसला था जिसके लिए अम्मा को फौरन जाना पड़ा, और अब घर में रिजवान और मैं अकेले थे। जैसे ही अम्मा घर से निकली रिजवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और प्यार भरी बातें करने लगा, और हम काफी देर तक प्यार भरी बातें करते रहे। मगर अचानक ही बाहर बैल बजी और हम दोनों को एक करंट लगा और एक दूसरे से दूर हो गए। मैंने रिजवान से कहा कि वो फौरन दरवाजा खोले और मैं दूसरे कमरे में चली गई। जब मैं वापस अपने कमरे में आई तो अम्मा मौजूद थी और रिजवान भी कमरे में ही बैठा था। कुछ देर बातें करने के बाद रिजवान ने अम्मा से इजाजत ली और वापस हॉस्टल चला गया। इस तरह प्यार भरी बातों का जब भी हमें मौका मिलता हम जरूर करते। अब इस वाकया को 2 महीने का टाइम गुजर चुका था, और एक दिन रिजवान ने मुझे बताया कि इनके दोस्त एक पार्टी अरेंज कर रहे हैं जिसमें इनकी गर्लफ्रेंड्स भी इनके साथ ये पार्टी ज्वाइन करे। मैंने हामी भर ली और रिजवान ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मगर मसला अबू से इजाजत लेने का था और ये काम मैंने रिजवान के जिम्मे लगा दिया।
रिजवान ने जाने अबू को क्या कहानी सुनाई कि अबू ने खुशी खुशी इजाजत दे दी। रिजवान ने मुझे बताया कि ये हाई क्लास पार्टी होगी, लिहाजा मैं कोई मॉडर्न किस्म का ड्रेस पहन कर जाऊं, तो मैंने अपनी एक जीन्स और शर्ट निकाल कर पहन ली और साथ में मैंने एक लंबी सी शाल ली और अपने कंधों पर डाल ली जो मेरे घुटनों तक जा रही थी। ये तैयारी करके मैं रिजवान के साथ अबू की गाड़ी में पार्टी में शरीक होने चली गई। घर से थोड़ा दूर जाकर मैंने शाल उतार दी तो रिजवान ने मेरी तरफ देखते हुए बताया कि फायजा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, आज तो मजा आ जाएगा। मैं भी मुस्कुरा दी और कुछ देर में हम रिजवान के दोस्त के घर पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ी कोठी थी और घर के बाहर से ही पता लगता था कि कोई बहुत अमीर शख्स होगा इस घर का मालिक। गेट खुला था, रिजवान ने गाड़ी अंदर ले जाकर रोकी तो रिजवान का दोस्त वेलकम करने के लिए वहीं आ गया। इसने मुझसे हाथ मिलाया और मुझे तरीफी नजरों से देखा और फिर रिजवान से हाथ मिलाया और रिजवान को कहा कि भाभी तो आज क़यामत खा रही हैं। रिजवान ये बात सुनकर कहका लगाकर हंसा और हम इकट्ठे अंदर चले गए। अंदर जाकर रिजवान का दोस्त जिसका नाम काशिफ था वो हमें एक बेसमेंट में ले गया जहाँ से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। जैसे ही हम बेसमेंट में दाखिल हुए तो अंदर का माहौल मेरे लिए बिल्कुल नया था। ये वाकई एक हाई क्लास पार्टी थी और लड़के और लड़कियां डांस करने में मसरूफ थे। कमरे में करीब 6 लड़के और 8 लड़कियां मौजूद थीं और हमें मिलाकर कल 8 लड़के और 9 लड़कियां हो गई थी। हमें अंदर आता देखकर सब लोग हमें मिले और लड़के रिजवान से गिले मिले और मेरे साथ सबने हाथ मिलाया। जबकि लड़कियां मुझसे भी गिले मिली और 3 लड़कियां रिजवान के साथ भी गिले मिली, जो मुझे बहुत अजीब लगा। रिजवान ने भी उन्हें गिले लगाया और फौरन ही डांस दोबारा शुरू हो गया। रिजवान ने मुझे भी डांस करने की दावत दी मगर मैं जेजे का महसूस कर रही थी, इसलिए रिजवान को कहा कि वो डांस करे और मैं खुद एक साइड पर जाकर बैठ गई और रिजवान को डांस करते देखने लगी। रिजवान दूसरे लड़के और लड़कियों के साथ डांस कर रहा था और तमाम लड़कियां बहुत बोल्ड थीं और बिला जेजे का मुख्तलिफ लड़कों के साथ डांस करने में मसरूफ थीं। मुझे अकेला बैठा देखकर काशिफ मेरे पास आया और मुझे एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर की जो मैंने ले ली और काशिफ मेरे साथ ही बैठकर मुझसे बातें करने लगा। इसने मुझसे पूछा कि मैं डांस क्यों नहीं कर रही तो मैंने बताया कि मैंने कभी डांस किया ही नहीं, इसलिए अजीब लग रहा है। इस पर काशिफ कहका लगाकर हंसा और बोला, हम कौन सा एक्सपर्ट डांसर हैं, बस म्यूजिक के साथ साथ हिलना होता है और खुद ब खुद डांस होता रहता है। काशिफ ने मुझे अपने साथ डांस करने को कहा मगर मैंने माजरत कर ली, जिस पर काशिफ ने बुरा मनाए बगैर मुझसे बातें जारी रखी। मेरी नजरें रिजवान पर थी। रिजवान जिन लड़कियों के साथ डांस कर रहा था वो बहुत मॉडर्न थी। काशिफ ने नोट कर लिया कि मैं रिजवान को देख रही हूं तो इसने कहा, क्या आपको बुरा लग रहा है रिजवान का दूसरी लड़कियों के साथ डांस करना? तो मैंने कहा, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे आदत नहीं। तो इस पर काशिफ ने कहा कि मैं हिम्मत करूं और डांस शुरू करूं। इसने खड़े होकर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने कुछ सोचते हुए ड्रिंक साइड पर रखी और काशिफ का हाथ थाम कर डांस फ्लोर की तरफ बढ़ने लगी। मेरा ख्याल था कि मुझे काशिफ के साथ देखकर रिजवान उन लड़कियों को छोड़कर मेरी तरफ बढ़ेगा मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मुझे काशिफ के साथ आता देखकर रिजवान ने खुशी से मुझे वेलकम कहा और अपना डांस जारी रखा, तो मैंने भी फिर चारों नाचार काशिफ के साथ ही डांस करना बेहतर समझा। काशिफ ने मुझे कहा कि ज्यादा मुश्किल नहीं, बस म्यूजिक के साथ साथ जैसे आपको समझ लगे डांस करो, तो मैंने म्यूजिक के साथ साथ हल्का फुल्का डांस शुरू किया। कुछ देर डांस करने के बाद म्यूजिक बंद हो गया और डांस खत्म कर दिया सबने। अब एक साइड पर खाना लगने लगा। अब खाना लग चुका था और सब लोग खाना खाने में मसरूफ थे। खाना खाने के दौरान एक और लड़का भी बेसमेंट में आ गया और हम सबके साथ मिला। हक्का फुल्का खाना खाने के बाद म्यूजिक स्टार्ट हो गया और सब लोग दोबारा से डांस फ्लोर पर जाकर डांस करने लगे। हम दोनों भी उठे और डांस फ्लोर पर पहुंचकर डांस करने लगे। काफी देर ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन जब काफी देर गुजर गई तो मुझे घर का भी ख्याल आया। देर हो रही थी। मैं रिजवान के पास गई और इसे बताया कि घर से देर हो रही है, चुल्लू चली। इसने असरार किया कि अभी कुछ देर और रुको, अभी तो पार्टी चलेगी, मगर मैंने भी वापसी पर इसरार किया तो चारों नाचार रिजवान को चलना पड़ा। वो सब दोस्तों से मिला और उनसे इजाजत लेकर मुझे लेकर बेसमेंट से निकल आया। हम दोनों कार में बैठे और घर की तरफ जाने लगे।